नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक और प्यारी सी एकांकी लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम इसका समरी देखेंगे और इसके मेन कैरेक्टर्स के उनके चरित्र चित्रण के बारे में देखेंगे, जिससे परीक्षा में अगर इस एकांकी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हम आसानी से लिख सके। और आप भी चाहते हो कि वो प्रश्न आपका कभी गलत न हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने वीडियो अंत तक देखा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एकांकी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे मुख्य किरदार जिसने निभाया है पूरी एकांकी में वो है कुंवर उदय सिंह। ये महाराणा सांगा के छोटे बेटे और चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इनकी उम्र है 14 वर्ष। और दूसरे नंबर पर जो मुख्य किरदार निभाया है वो पन्ना धायमा है। धायमा इस एकांकी की प्रमुख नारी पात्र है और खींचो जाति की राजपूतानी है। जो इनके कैरेक्टर को, जो इनकी विशेषता को मैं आप बता रहा हूँ वो आप नोटबुक में लिखते जाएंगे, जिससे आपको कभी समस्या ही ना आए। तो कुंवर उदय सिंह कौन है? वो इस एकांकी के मुख्य पात्र में से एक है और चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे बेटे हैं और चित्तौड़ राज्य के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी उम्र है 14 वर्ष। और ये उदय सिंह महाराणा सांगा के वंश के एकमात्र उजाले हैं, क्योंकि विक्रमादित्य के अंदर कुंवर के गुण नहीं दिखते, विक्रमादित्य के अंदर एक राजकुमार के गुण नहीं दिखते। तो दूसरी पन्नाधाय हैं जो इस एकांकी की प्रमुख नारी पात्र हैं और खींचो जात की राजपूतानी है और कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली है। और इनकी उम्र है 30 वर्ष। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके अंदर माँ की ममता है, राजभक्ति है और आत्म त्याग की भावना है, जो इस एकांकी में स्पष्ट रूप से दिखता है। और तीसरी सोना है, जो चित्तौड़ के रावल स्वरूप सिंह की लड़की है, बहुत ही सुंदर है, नटखट है और सोना की उम्र है 16 वर्ष। और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली ये बाल सखी है, जो कि नृत्य कला में निपुण है। नृत्य बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आता है। बनवीर बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिंह का दासी पुत्र है। याद रखना, बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है और उसकी उम्र है 32 वर्ष। और वो एक महत्वाकांक्षी युवक है, उसके मन में लालच है। वो चित्तौड़ पर एक छत्र राज्य करना चाहता है, इसलिए उसने समय से पहले दीपदान महोत्सव का आयोजन किया है चित्तौड़ में। और उसके बाद जो मेन कैरेक्टर में आता है वो है चंदन। अब चंदन कौन है? चंदन धायमा का पुत्र है और उसकी उम्र है 13 वर्ष। मतलब चंदन, सोना और कुंवर लगभग एक उम्र के हैं, हम उम्र के हैं। और चंदन साहसी है और स्नेह का प्रतीक है। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और वो बड़े होकर अपनी माँ के लिए मंदिर भी बनवाना चाहता है। उसके बाद जो मेन किरदार निभाया वो है शामली। शामली इस एकांकी में महिला नारी पात्र है और राजमहल के वो अंतःपुर की परिचारिका है। अंतःपुर मतलब रानियों के रहने का स्थान जो महल में होता है वो अंतःपुर है, जिसकी देखभाल शामली करती है। अंतःपुर की परिचारिका है। अब ये सारे कठिन शब्दों के अर्थ और कठिन शब्दों का लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि परीक्षा में ये शब्द गलत ना हो। और शामली की उम्र है 28 वर्ष। और आखिरी किरदार में जो है मुख्य किरदार जिसने निभाया वो कीरत बारी है। ये एकांकी का पुरुष पात्र है और महल में जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है। महल में जूठी पत्तल उठाने का काम करता है और इसकी उम्र 40 वर्ष है। अगर कीरत बारी की विशेषता पूछी गई तो बहुत बड़ा देशभक्त है और कुंवर उदय सिंह को बचाने में इस एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कीरत बारी ने निभाई है। तो आइए, और अंत में महाराणा विक्रमादित्य, जो कि कुंवर उदय सिंह के बड़े भाई हैं और महाराणा सांगा के बड़े बेटे। वैसे महाराणा सांगा के 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 बेटों का जिक्र इस एकांकी में हुआ है और रत्न सिंह तीसरे बेटे हैं जिनका नाम इस एकांकी में आया है।
और भोजराज जो उनकी चौथे बेटे हैं उनका इस एकांकी में जिक्र नहीं किया गया। तो ये इस कैरेक्टर के, इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं और उनकी विशेषता है। अगर आपने इतना तैयार रखा तो कोई भी प्रश्न पूछेगा आप बड़ी आसानी से लिख लोगे। अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आया तो बस इतना ही करिए कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे मेरी मेहनत भी सफल हो और दूसरे विद्यार्थियों के भी ये वीडियो काम आ जाए। क्योंकि जितने विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा मेरा मेहनत सफल हुआ। तो मेरे लिए आप इतना ही कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी मदद हो सके। तो आइए अब हम इस एकांकी का समरी पढ़ते हैं और एक एक करके देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है इस एकांकी की। तो शुरुआत होता है बनवीर द्वारा दीपदान महोत्सव का आयोजन करना। महाराणा सांगा की मौत के बाद पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन जो उनकी उम्र अभी 14 वर्ष थी, इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को उस राज्य की देखभाल की, चित्तौड़ राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब बनवीर चित्तौड़ पर एक छत्र राज्य करना चाहता था। वह धीरे धीरे पूरे राज्य को हड़प लेने की योजना बना रहा था। इसलिए वो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उदय सिंह को मारना चाहता था और उसके सबसे बड़े रास्ते के कांटे उदय सिंह और विक्रमादित्य ही थे। अब जो आने वाले समय में राजगद्दी पर बैठ सकते थे, अतः बनवीर ने रात्रि के समय दीपदान महोत्सव का आयोजन किया और उदय सिंह को और विक्रमादित्य को मारने का षड्यंत्र रचा। मतलब समय से पहले बनवीर ने वो भी रात को दीपदान महोत्सव का आयोजन किया, जिससे वो अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। अब जब इस दीपदान महोत्सव में नगर के सभी नागरिक, सभी नगरवासी एकत्रित होकर नाचते हैं, गाते हैं, जल कुंड में दीपदान करते हैं, सब खुशियां मनाते हैं, उस दीपदान उत्सव में मग्न हो जाते हैं, तो बनवीर अपने सैनिकों और सामंतों को अपने पक्ष में करके विक्रमादित्य को और उदय सिंह को मारने की योजना बनाता है। अब जब ये महोत्सव में सब खुशियां मना रहे होते हैं तो कुंवर उदय सिंह पन्ना धाय के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि धाय माँ आप भी चलो ना, आप भी वो उत्सव में भाग लो ना, आप भी उस उत्सव में नृत्य करो ना, चलो ना। लेकिन धायमा को पता है कि ये बनवीर की कूटनीति है, ये बनवीर की राजनीति है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कुंवर उदय सिंह ना नाराज हो जाते हैं, बोलते आप नहीं जाओगे तो जाओ, मैं भी ऐसे ही सो जाता हूँ, मैं भी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, और वो नाराज होकर चले जाते हैं। अब बनवीर ने सोना को कुंवर को बुलाने के लिए नृत्य महोत्सव में आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सारा एकांकी समझ में आ जाएगा। अब सोना द्वारा कुंवर को नृत्य महोत्सव में आमंत्रित करने के लिए बनवीर सोना को भेजता है। तो बनवीर सबसे पहले सोना को जब भेजता है तो कुंवर उदय सिंह को आकर्षित करके उत्सव में ले आने की प्रयास करती है। सोना धाय माँ के पास आती है और उदय सिंह को उत्सव में ले जाने की जिद करने लगती है। अब उदय सिंह स्वयं उत्सव में जाने के लिए धायमा से पहले ही कह चुके थे, किंतु धायमा ने उन्हें उत्सव में जाने की इजाजत नहीं दी कि नहीं बेटा, आपको कुंवर जी, आपको महोत्सव में नहीं जाना है, आप ही चित्तौड़ के सूरज हो, आप ही एक आस हो, उम्मीद हो। अब पन्ना धाय को अचानक से पता ही चल जाता है ये समय से पहले ये जो दीपदान का आयोजन किया है इसमें उनको अनिष्ट की आशंका दिखी कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसमें बनवीर की कोई साजिश है, बनवीर जरूर कोई साजिश रच रहा है उदय सिंह को मारने के लिए। अब सोना द्वारा जब कुंवर को बुलाने के लिए सोना आती है, धायमा से कहती है, धायमा ने मना कर दिया, धायमा ने इनकार कर दिया। तो धायमा बनवीर के सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करती है, बनवीर के सच्चाई को बताना चाहती है। वो सोना से कहते हैं कि सोना तू नहीं समझ रही है, जिस अग्नि की ज्वाला जलने वाली है ना उसमें हम ही भस्म होने वाले नहीं, उसमें तुम भी भस्म हो जाओगी और पता ही नहीं चलेगा कि कैसे सब समाप्त हो गया। तो पन्ना धायमा बनवीर के सच्चाई को सबके सामने, सोना के सामने लाना चाहती है। अब सोना नाराज होकर चली जाती है और धायमा उस दीपदान महोत्सव में नहीं जाती। अब जब वो सोना जा रही है
उसी समय चंदन का आगमन हो रहा है। अब चंदन द्वारा माँ को कुंवर के विषय में बताना। अब चंदन आता है और माँ से कहते हैं, माँ आज तो ये सोना ऐसे जा रही थी जैसे किसी सांप से उसका जहर ही निकाल लिया गया हो, उसके अंदर जैसे कुछ बचा ही नहीं था। अब चंदन अपने माँ को कुंवर के विषय में बता रहा है कि माँ, कुंवर ना अच्छे नहीं है। मैं सच बोलूं ना, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, सोना के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ, वो कुंवर की ओर दे अच्छा, सोना भी कुंवर की ओर देखती रहती है और कुंवर उसकी ओर देखते रहते हैं। कहते हैं जो कुछ कहते तो कुछ नहीं है बस, लेकिन देखते रहते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। माँ पन्ना धाय चंदन से कहती है कि मैं कुंवर को समझा दूंगी बेटा कि वो देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। मैं तुम चिंता मत करो, मैं कुंवर को समझा दूंगी। अब उसी समय शामली का प्रवेश होता है। अब शामली द्वारा बनवीर के विषय में सूचित करना, यहाँ शामली हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ छोटा सा रहेगा शामली। अब शामली नामक एक, जब शामली आती है और बनवीर के विषय में सूचित करती है कि दायमा बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है और बनवीर ना नंगी तलवार लिए राजमहल की ओर आ रहा है और पूरे राजमहल को उसके सिपाहियों ने घेर लिया है। अब यह सुनकर दायमा अत्यंत चिंतित हो जाती है कि ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अब वो उदय सिंह को बचाने का उपाय सोचने लगी। शामली कहती है कि महाराज बनवीर अब इधर ही आ रहे हैं और उन्होंने विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया है। अब वो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उदय सिंह को मारने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी करके उन्हें बचा लो दायमा। अब दायमा उदय सिंह को बचाने का सोच रही है और उसी समय कीरत बारी का प्रवेश होता है। अब कीरत कौन है मैंने पहले ही बता दिया, जूठी पत्तल उठाने वाला। अब जब कीरत बारी आता है, जूठी पत्तल उठाने वाला वो बड़ी सी टोकरी लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि आज बहुत सारे लोग भोजन करेंगे, आज दीपदान महोत्सव है, तो छोटी टोकरी में सारे जूठे पत्तल आएंगे नहीं, तो बड़ी टोकरी लेकर आया। अब जब वो बड़ी टोकरी लेकर आता है तो दायमा उसको बनवीर के षड्यंत्र के बारे में बताती है कि देखो कीरत, बहुत बड़ा धर्म संकट आया है हमारे राज्य पर और कुंवर उदय सिंह का जान खतरे में, अगर उनके लिए तुम कुछ करना चाहते हो तो बोलो। वह कुंवर सिंह की रक्षा करने के लिए वह कीरत बारी से आग्रह करती है। तो कीरत बारी कहता है कि अरे दायमा, हम कुंवर के लिए तो जान देने के लिए तैयार हैं, आप उसकी चिंता न करिए। हम कुंवर जी को अपनी टोकरी में छिपाकर महल के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो जूठी पत्तल उठाने वाला हूं, क्योंकि पूरे महल को तो सैनिकों ने घेर रखा है और कोई महल के बाहर जा नहीं सकता, हम पर कोई शक नहीं करेगा। तो मैं कुंवर जी को महल के बाहर अपनी टोकरी में छिपा कर ले जाऊंगा, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। अब जब कीरत बारी ने यह कहा और कीरत बारी उदय सिंह को, कुंवर उदय सिंह को अपनी टोकरी में छिपाकर महल के बाहर लेके चला जाता है। अब पन्ना धाय का चंदन को कुंवर की शैया पर सुलाने का निर्णय होता है, क्योंकि अब बनवीर तो आएगा, वो तो अभी नशे में अंधा है, वो तो उदय सिंह को मारने आएगा। तो अब उदय सिंह को मारने आएगा तो उनके बिस्तर पर, उनके सेज पर, उनके शैया पर किसी को तो होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि जो पन्ना धाय का बेटा है चंदन, उसकी उम्र और सोना की उम्र और कुंवर उदय सिंह उम्र लगभग सेम है। तो अब पन्ना धाय ने ये निर्णय लिया कि मैं कुंवर की शैया पर अपने बेटे को सुला दूंगी। अब चंदन को सुला दूंगी तो बनवीर तो नशे में रहेगा, उसको तो समझ में नहीं आएगा कौन सोया है, उसे लगेगा कि उसने कुंवर सिंह को। अब पन्ना धाय ने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो पन्ना धाय अभी अपने पुत्र चंदन के पैर में चोट लग गई है। चंदन का जब प्रवेश होता है तो अपनी साड़ी के कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर चंदन के पैर में बांधती है। माँ का प्रेम देखकर चंदन अपनी माँ के लिए कहता है, माँ मैं ना अभी बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, और सच बोलूं ना कि वो मंदिर में मैं माँ की तरह तुम्हारी, एक देवी माँ की तरह तुम्हारी पूजा करूंगा। और आज ना कुंवर उदय सिंह बिना खाए सो गए हैं, आज उन्होंने मेरे साथ भोजन नहीं किया।
तो जब वो चंदन माँ से कहता है तो माँ कहती है बेटा तू टेंशन मत ले, मैं कुंवर जी के साथ कल तुम्हें अच्छे से भरपेट भोजन कराऊंगी। कल चंदन कहता है हाँ माँ, कल हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे और देखना कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कुंवर से ज्यादा भोजन करता हूँ। अब ये सारी बातें करके धायमा अपने बेटे चंदन को कुंवर के बिस्तर पर ले जाकर सुला देती है। अब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए नंगी तलवार लिए उनके कक्ष में प्रवेश करता है। अब जब बनवीर हत्या करने के लिए आता है, वह उदय सिंह के प्राणों के बदले पन्ना धाय को जागीर देने की बात करता है कि मैं आपको संपत्ति दे रहा हूँ, आपको और आपके लिए मंदिर बनवा दूंगा, देवी की तरह तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन धायमा वो सारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करती, अस्वीकार कर देती है। अब जब बनवीर को ये पता चलता है कि ये मेरे किसी भी लालच में आने वाली नहीं है, तो उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आगे बढ़ता है। तो बनवीर को जब उदय सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पन्ना बनवीर पर अपनी कटार से वार करती है। अब पन्ना तो महिला, वो तो नारी जाति, किंतु बनवीर तो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी ढाल से उस धायमा के कटार को रोक लेती है और ढाल से टकराकर वो कटार गिर जाती है। अब बनवीर दायमा से कहता है कि मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। आज दीपदान महोत्सव चल रहा है ना, सबने दीपदान किया तो मैं भी दीपदान करूंगा। और वह पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मौत के घाट उतार देता है, चंदन की हत्या कर देता है। अब जब अपने बेटे को अपनी आंख के सामने तलवार से मरते हुए देखती है दायमा, तो वो बेहोश होकर मूर्छित होकर वहीं गिर जाती है। और इस प्रकार धायमा ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती, मतलब अपने दीपक का दान करके। इसीलिए पूरी एकांकी का नाम है दीपदान। याद रखना, अपने इकलौते बेटे चंदन का, कहते हैं इकलौता बेटा हमारा कुल दीपक कहा जाता है। अगर इकलौते बेटे की मौत होती है तो कहते हैं हमारे कुल का दीपक बुझ गया। तो इकलौते बेटे चंदन का दान करके धायमा ने कुंवर उदय सिंह को बचाया है। और जैसे ही बनवीर चंदन की हत्या करता है, धायमा बेहोश होकर गिर जाती, यही एकांकी समाप्त होती है। और इससे पता चलता है कि धायमा ने इस राज्य के राजा को, राजकुमार को बचाने के लिए कितना बड़ा अपने दीपक का दान किया है। तो सबसे मुख्य किरदार इसलिए बोला जाता है धायमा ने ही निभाया है, जो कि नारी जाति है। और इसके बाद की ये घटना ये है, जब बाद में फिर उदय सिंह बड़े हो जाते हैं तो फिर वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, बनवीर को मौत के घाट उतारते हैं और फिर चित्तौड़ के राजा के पद पर आसीन होते हैं। तो ये सारी एकांकी का सार है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट है, जो भी मैंने मेन पॉइंट्स बताए, वो लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। कैरेक्टर्स के नाम गलत नहीं होना चाहिए। और इतना आपने कर लिया तो ये एकांकी से कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो फिर अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग, आपकी मदद हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए एकांकी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।